अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात अयोध्या की। प्रभु श्री राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी कड़ी में जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अयोध्या से पूजित अक्षत लेकर निकल चुके हैं, वीएचपी के ये कार्यकर्ता देश भर में करोड़ों भक्तों तक भगवान राम का प्रसाद अक्षत के रूप में पहुंचाएंगे, जो कि रामलला की ओर से 22 जनवरी 2024 को उत्सव मनाने का निमंत्रण होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक अक्षत वितरण और घर घर संपर्क का ये विशेष कार्यक्रम 1 से 15 जनवरी 2024 तक चलेगा, जिसमें देश के 10 करोड़ परिवारों से सीधे संपर्क किया जाएगा। मंत्रोच्चार के बीच अक्षत से भरे कलशों का पूजन। और पूजन के बाद सिर पर इन कलश को रखकर रवाना होते वीएचपी के कार्यकर्ता, जो जय श्री राम के नारों के साथ राम कथा करने के लिए अयोध्या से निकल चुके हैं। जय श्री राम। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान का श्री गणेश भी हो गया है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों के तहत ही विश्व हिंदू परिषद के ये लोग रामलला का संदेश लेकर अपने अपने राज्यों के लिए रवाना हुए हैं। प्रभु श्री राम का ये प्रसाद अक्षत के रूप में अलग अलग राज्यों के गांव, कस्बों और मोहल्लों में बांटा जाएगा, जो रामलला की ओर से 22 जनवरी के दिन लोगों को उत्सव मनाने का निमंत्रण है। 22 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर में होगी। लेकिन उससे पहले निमंत्रण देने का सिलसिला शुरू हो गया है और आज अयोध्या में ये दूर दूर से बीएचपी के कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के यहाँ आए हुए हैं और कलश लेकर के जा रहे हैं। ये वही कलश है जिस कलश में अक्षत, पूजित अक्षत रखा हुआ है, यानी इसके माध्यम से वो अपने क्षेत्र में लोगों को निमंत्रण देंगे। कहाँ से आए? मैं दीपक भंडारी, विश्व हिंदू परिषद प्रांत मठ मंदिर प्रमुख, हिमाचल प्रांत। आप कहाँ से? विजित दास, असम से। क्या मानते हैं कि आपका सौभाग्य है कि रामलला के मंदिर के लिए निमंत्रण देने का आपको मौका मिला? मैं मुझे ये मानता हूँ, ये रामलला का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर बरसा है। सनातन परंपरा में देवी देवताओं के पूजन में अक्षत को शुभता का प्रतीक माना जाता है और ये किसी को निमंत्रित करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट ने देश भर के लोगों को निमंत्रित करने के लिए ये तरीका अपनाया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि हर कलश में 5 किलो पूजित अक्षत को भरा गया है, जिसके साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े पत्र भी दिए गए हैं, जिसमें राम भक्तों से अपील की गई है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या न आकर अपने पड़ोस के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएं। अक्षत वितरण और घर घर संपर्क का ये विशेष कार्यक्रम 1 से 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें देश के 10 करोड़ परिवारों से सीधे संपर्क किया जाएगा, ताकि देश भर में प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया जा सके। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक गांव-गांव, मोहल्ले में स्थानीय कार्यकर्ता घर घर जाकर रामलला के पूजित अक्षत बड़े श्रद्धा पूर्वक परिवारों में देंगे, भेंट करेंगे। ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान की ओर से निमंत्रण पत्र है कि वो पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 को
दोपहर 11 बजे से पहले अपने गांव और मोहल्ले के मंदिर में एकत्र हों। 5 लाख मंदिरों के चारों ओर धार्मिक, सात्विक और राममय वातावरण का निर्माण हो। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 127 संप्रदायों के संत, सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, अलग अलग क्षेत्रों में देश का मान बढ़ाने वाले लोग, जिनमें कलाकार, साहित्यकार, फिल्मकार, उद्योगपति, डॉक्टर और वकील शामिल होंगे। इस दिन केवल मंदिर परिसर में मौजूद लोग ही गर्भगृह में रामलला के दर्शन कर पाएंगे, जबकि आम श्रद्धालु 23 जनवरी की सुबह 7 बजे से अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन मंदिर में जाकर कर पाएंगे। अयोध्या में रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए हम देख रहे हैं कि आयोजन शुरू हो गए हैं। निमंत्रण देने का एक रस्म होती है। अवध में ये परंपरा है कि जिस तरह से अक्षत के माध्यम से निमंत्रण दिया जाता है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि अक्षत पूजन करके अक्षत को अब देश भर में ले जाया जाएगा। रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा, ताकि देश और दुनिया में मौजूद करोड़ों राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन पाएं। अयोध्या से शिल्पी सेन की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान का श्री गणेश होने के बाद मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों के अलावा आने जाने के रास्तों और तीर्थ यात्रियों के लिए इन मार्गों पर क्या सुविधाएं होंगी, इसे जानने के लिए राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज राम जन्मभूमि पथ के निर्माण कार्य का जायजा लिया और इस दौरान उनके साथ अयोध्या के डीएम भी मौजूद रहे, जिन्होंने राम जन्मभूमि पथ निर्माण से जुड़ी जानकारी दी। जायजा लेने के बाद नृपेंद्र मिश्र ने उम्मीद जताई है कि दिसंबर में ये जन्मभूमि पथ पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मंदिर तक आने जाने का ये रास्ता राम भक्तों के लिए तैयार कर दिया जाएगा। इस राम जन्मभूमि पथ की खासियत ये है कि यहाँ पर राम भक्तों को दर्शन के पहले सामान रखने के लिए मुफ्त लॉकर, दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर और मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मैंने आज सुग्रीव टीला से ये निरीक्षण किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि ये सीधे भगवान के मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचाता है। जो प्रगति है और जिस निष्ठा से यहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। एक आज और एक बहुत ही अच्छी या संतोषजनक या उत्साहवर्धक बात यह है कि कलेक्टर साहब ने समझाया कि किस प्रकार दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से वॉल को बनाया जा रहा है और इसके लिए सभी यहाँ के रहने वालों की सहमति प्राप्त करके उनकी खुशी खुशी से ये वॉल बन रही है, जो कि हम सब के लिए, एक प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि कटुता नहीं हो और कार्य पूर्ण हो जाए। और अब बात देश की सैन्य शक्ति की। रॉकेट फोर्स बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही इंडियन आर्मी के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि जल्द ही सेना को 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। हाल ही में प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जिससे न सिर्फ इंडियन आर्मी की ताकत कई गुना बढ़ेगी, बल्कि देश की सुरक्षा घेरा भी अभेद हो जाएगा। अब न चीन की चालाकी चलेगी और न काम आएगी पाकिस्तान की पैंतरेबाजी।
क्योंकि रॉकेट फोर्स बनाने में जुटी भारतीय सेना के तरकश में जल्द ही मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हो सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर होगी, यानी चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन के कई शहर इसकी जद में होंगे। खबर है कि भारतीय सेना ने करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इन मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को रॉकेट फोर्स में शामिल करने की दिशा में कोशिश शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब मीडियम रेंज की इन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। बात चाहे 150 से 500 किलोमीटर तक मार करने वाली प्रलय मिसाइल की हो या फिर उसके आगे 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों की, भारत तेजी के साथ रॉकेट फोर्स पर काम कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले प्रलय मिसाइल पर काम किया गया जो 150 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और उसे तेजी के साथ तीनों सेनाओं में शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही 500 से 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों की अगर बात की जाए, चाहे अग्नि हो या अग्नि प्राइम की बात की जाए, उस पर भी DRDO और तीनों सेनाएं तेजी के साथ काम कर रही हैं और तीनों ही सेनाओं को मिसाइल से लैस किया जा रहा है। इस तरह से सेनाएं देश और दुनिया के बदलते हालात को देखते हुए तेजी के साथ रॉकेट फोर्स की तरफ आगे बढ़ रही हैं। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत बॉर्डर पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए रॉकेट फोर्स बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। उनके इसी सपने को तेजी से साकार किया जा रहा है, जिसके तहत ही सेना के तीनों अंगों को बेहद घातक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। प्रलय कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली ऐसी ही मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, जो अब तक अपने सभी परीक्षणों में 100% अव्वल रही है। इसी सफलता के बाद ही मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से सेना को लैस करने की कवायद शुरू कर दी गई है। बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने भारत की तीनों सेनाओं के लिए एक रॉकेट फोर्स बनाने की बात की थी। उसी दिशा में अब बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत की सेनाओं को लैस करने के कार्यक्रम पर तेजी से काम हो रहा है, जिसमें प्रलय और दूसरी मिसाइलें शामिल हैं। इसके साथ ही भारत की अगर दूसरी मिसाइलों की बात की जाए, बड़ी मारक क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, चाहे अग्नि की बात की जाए, उससे पहले पृथ्वी और इस वक्त अग्नि प्राइम और ऐसी कई और मिसाइलों पर DRDO लगातार तेजी के साथ काम कर रहा है और इसके साथ ही इन्हें चाहे वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई रफाल जैसे लड़ाकू विमान हो या फिर समुद्री मोर्चे पर नौसेना के बड़े युद्धपोत हों या फिर जमीन पर भारतीय सेना, तीनों ही सेनाएं अलग अलग मोर्चों पर इनका इस्तेमाल भी कर रही हैं। हालांकि पाकिस्तान और चीन दोनों के पास ये क्षमता है और इनकी फितरत से भी पूरी दुनिया वाकिफ है। इसी वजह से भारत भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बीते कुछ सालों में सेना के तीनों अंगों के लिए एक से बढ़कर एक मिसाइलें तैयार की गई हैं, जिनमें कुछ सेना को सौंपी जा चुकी हैं, जबकि कुछ परीक्षण के दौर में है। जिस तरह से जंग के तौर तरीके तेजी से बदल रहे हैं, उसे देखते हुए भारत का ये कदम सरहदों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर रॉकेट फोर्स बनाने के पीछे का मकसद यही है कि सेना की मजबूती के साथ साथ बॉर्डर पर अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया जाए, ताकि दुश्मन हिंदुस्तान की सरजमी की ओर आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि भारत का रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला कितना जरूरी है और इस फोर्स में मीडियम रेंज की मिसाइलों के आने से भारतीय सेना की ताकत कितनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बता रहे रक्षा विशेषज्ञ राजन कोचर और सिद्धार्थ वर्मा। भारतीय फौज एक रॉकेट फोर्स बना रही है जिसमें मीडियम रेंज मिसाइल इंडक्ट हो रही है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक रहेगी। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 है, एक मिसाइल जो उसकी एक मीडियम रेंज मिसाइल है, सिमिलर रेंज की मिसाइल है, तो पाकिस्तान की मिसाइल को भी टक्कर देगी। और चाइना के पास जो मिसाइल है DF-21 या CSS-5,
वो भी एक मीडियम रेंज मिसाइल है जो तकरीबन 4000 से 5000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। चाइना के पास इससे भी ज़्यादा रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो ऑलमोस्ट 10,000 से 11,000 किलोमीटर तक जा सकती हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़रूरी हो गया कि इंडिया अपनी खुद की रॉकेट फोर्स बनाए। भारत के पास ऑलरेडी हम लोग के पास पृथ्वी सीरीज है, अग्नि सीरीज है, त्रिशूल सीरीज है, नाग सीरीज है और आकाश सीरीज के इत्यादि बाकी भी मिसाइल सिस्टम्स हम लोग के पास अवेलेबल हैं। जो अभी टेक्नोलॉजी से ये सब जो लैस हो रहे हैं उसमें बहुत जरूरी हो जाता है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है उनको हम लोग अवॉइड कर पाए। तो इसका एंट्री और री एंट्री मैकेनिज्म भी इसको पूरा डिजाइन किया जाता है। साथ ही साथ इनका जो एक रिडंडेंसी इनबिल्ट करना पड़ता है ताकि इसका जो ओवरराइड मैकेनिज्म भी रहे जिसके अंदर ये मैनुअल कंट्रोल भी टारगेट तक जाने तक का इसका हम लोग को जरूरत पड़ सकता है। साथ ही साथ ये कंप्यूटर पे इलेक्ट्रॉनिकली भी ये अपने आप जाके टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ इन लोग का जो मिसाइल सिस्टम्स का बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग का इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में इनको एक्टिवेट करके डिप्लॉय कर पाए। डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम लोग इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी हम इनको डिप्लॉय कर पाए। और अब बात प्रदूषण की वजह से घुट रही दिल्ली और एनसीआर की। सर्दियों की आहट के साथ ही दमघुटू हवा वाले मौसम से लोग परेशान होते हैं। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश, बुखार, खांसी, अस्थमा की शिकायत अक्सर होने लगती है। इन मुश्किलों से दिल्ली को आजादी दिलाने की कोशिशें हालांकि हो रही हैं। दिल्ली में दम घुटने वाले प्रदूषण की वजह से सांसों पर लगे आपातकाल से छुटकारा दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई तमाम कोशिशें की गई हैं। असर हालांकि उसका नजर नहीं आया, लेकिन ऐसे में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट की तरफ से दिल्ली में ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से पहले से ही ग्रैप 1, 2, 3 की वजह से पाबंदियां झेल रही दिल्ली एनसीआर को अब कुछ और नई पाबंदियों का सामना भी करना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहले बात करें तो दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी है। दिल्ली बॉर्डर पर ही 1767 ट्रकों को रोका जा चुका है। 150 डीजल वाली गाड़ियां जब्त की गई हैं। सिर्फ आवश्यक सामान ले जाने वाले और सीएनजी वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी। दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी, BS6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड एलसीवी वाहन यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल को छोड़कर दिल्ली में किसी भी वाहन के प्रवेश पर रोक है, जब तक कि वो इमरजेंसी सेवा या फिर आवश्यक वस्तुओं को न ले जा रहे हों। दिल्ली में डीजल के मध्यम माल वाहन और भारी मालवाहक वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर्स, ओवरब्रिज और पाइपलाइन बिछाने से जुड़े निर्माण कार्य के अलावा किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी है। कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल, मिट्टी, सीमेंट, बालू के कण हवा में मिल जाते हैं और इस कारण भी तेजी से प्रदूषण बढ़ता है। दिल्ली में 10 नवंबर तक 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं में ऑफलाइन क्लासेस की जगह ऑनलाइन क्लासेस होंगी। एनसीआर में सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ चलाने को कहा गया है, जिस पर दिल्ली से सटे राज्यों की सरकारों को फैसला लेना है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर भी अब केंद्र सरकार को ही निर्णय लेना होगा। इसके अलावा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है, जो कि 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन सिर्फ वही गाड़ियां चल पाएंगी जिनका आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7 या 9 होगा। इसी तरीके से इवन वाले दिन सिर्फ वही गाड़ियां दिल्ली में चल पाएंगी जिनके नंबर का लास्ट नंबर होगा 0, 2, 4, 8 या फिर 6। दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर है। ऑड इवन 13 नवंबर से लागू होगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने कई साल पहले लागू किया था दिल्ली में, इसे लेकर काफी राजनीतिक बवाल भी हुआ। लेकिन बैठक में किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई कि ये लागू करना ही है, वजह क्या रही और इसका क्या फायदा आप देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले 30 तारीख से निरंतर जो विशेषज्ञों की राय है कि टेम्परेचर डाउन जा रहा है और हवा की गति इतने लंबे समय तक दिल्ली में कभी ठहरी नहीं, लेकिन हवा में एक ठहराव देखा जा रहा है।
उसको देखते हुए ही अब दिल्ली के अंदर ग्रेप 4 के नियम, जिसमें बाहर से ट्रकों के जो है एंट्री को जो है वो रोक लगाई जा रही है, अंदर ट्रकों के संचालन पे रोक लगाई जा रही है, साथ ही साथ सभी कंस्ट्रक्शंस पे जो है वो रोक लगाई जा रही है। जो स्कूल हैं उन जो अभी तक 5वीं कक्षा तक बंद थे 10 तारीख तक, उनको अब 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं की क्लासेस को भी अब सस्पेंड किया जा रहा है, जो ऑनलाइन अब चलेंगे। तो ये सारे निर्णय जो है लिए गए आज की बैठक में, और उस पर टीमों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक बात ये आई थी कि अभी जो आगे दिख रहा है कि अगर हवा की गति इसी तरह से स्थिर रहती है तो आगे दिवाली आने वाली है। दिवाली में दिल्ली में तो पटाखों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अभी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वहां प्रतिबंध नहीं लगा, और उसका परिणाम ये है कि अगर पटाखे चारों तरफ जलते हैं तो अगले दिन जो है ये प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ सकता है। उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि ऑड इवन जो है अगले दिन 13 तारीख से 20 तारीख तक जो है वो दिल्ली के अंदर लागू किया जाए। ऐसे वक्त जब वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर समेत दूसरे बड़े शहरों पर कहर बरपा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण से बचने के लिए परिवार के साथ पहाड़ों की सैर पर निकल पड़े हैं। उनसे जब बात की गई तो उनका कहना था कि फिलहाल गैस चैम्बर यानी कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं है। दिवाली के बाद के कुछ दिनों तक ये स्थिति और ज्यादा विकराल होने की आशंका है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं ताकि साफ हवा में सांस ले सके। आ जाओ 2 दिन बिताओ पहाड़ों में, फिर अलग ही मजा है। हल्का ठंड भी चालू हो गया है, जो वेदर का मतलब अलग ही वेदर चल रहा है। दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, उनसे अच्छा वेदर चल रहा है। आइए 2 दिन बिताइए पहाड़ों में। मैं अभी रिसेंटली दिल्ली गया था, तो पहले मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ पे ठंड आ गई, कि कोहरा है, पर वो एक्चुअली स्मॉग है, कुछ ठंड नहीं थी, सिर्फ पोल्यूशन। मैं 2 दिन रुका हूँ, हार्डली मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। तो वहाँ पे आजकल तो ये भी स्टडीज कह रही है कि बहुत ज्यादा अनक्लियर वेदर और वो स्मॉग धीरे धीरे आने वाली जनरेशन के लिए काफी खराब है, अगर कोई अच्छे एक्शन नहीं लिए गए सरकारों द्वारा। तो ये ज्यादा दिन नहीं बचने वाला। शिमला दिल्ली कुछ ज्यादा फर्क थोड़े दिनों में शायद ना ही रहे। अभी तो बहुत अच्छा है, बहुत प्लेजेंट है, बहुत ही सुकून भरा सांस आती है यहाँ पे। मैं कुछ लास्ट वीक अभी दिल्ली गई थी और मैं नैनीताल से घूमकर दिल्ली पहुंची। ट्रेन से जस्ट उतरी और इतना सफोकेशन फील हो रहा था कि हम यहाँ कहाँ ही आ गए हैं यार, क्यों आ गए, वापस चलते हैं। तो ये मेरे संग अभी लेटेस्ट ही एक्सपीरियंस मेरा हुआ है। ये यहाँ पे अभी तो फिलहाल थोड़ी ठंड है, कम है अभी। धीरे धीरे यहाँ का और स्नो भी पड़ने लग जाएगी और ठंडा हो जाएगा वेदर यहाँ का। बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ का, क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा है, पहाड़ों पे लोग खुली सांस लेने चाहते हैं हर जगह पे, तो वो यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।